प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं के.आर. मीना, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा, एमए फाइनल राजनीति विज्ञान, पेपर 6 भारतीय शासन एवं राजनीति। इसका जो टॉपिक था, इससे पहले वाले कालांश में हमने भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का अध्ययन किया था और आज हम नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति के पावर एंड फंक्शंस और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य, इनका अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ व अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है: सामान्यकालीन शक्तियां और संकटकालीन शक्तियां। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। सामान्यकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों का विवेचन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं, राष्ट्रपति को जो शक्तियां संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं, वो इस प्रकार है। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। देखिए, कार्यपालिका और प्रशासन संबंधी कार्य क्या है। हमने अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद जो 53 है, उसमें ये कहा गया साफ कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाता है। इसकी कार्यपालिका या प्रशासन संबंधी शक्ति व कार्य इस प्रकार है। कुछ पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं। जैसे सबसे पहला है मंत्री परिषद का गठन। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन में सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन करता है और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री की सलाह पर वह मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री या मंत्री को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। यदि नियुक्ति के समय वह संसद के दोनों सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंतर्गत संसद का सदस्य होना आवश्यक है। यदि नियुक्ति के समय वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंतर्गत संसद का सदस्य होना पड़ता है।
जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो इस संबंध में कुछ हद तक राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त है कि वैसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करे तो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का दूसरा बिंदु है नियुक्ति संबंधी शक्ति, अपॉइंटमेंट्स। देखिए, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्र एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग के सदस्यों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों तथा अन्य सदस्यों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन सदस्यों, आयुक्तों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, राज्यों के राज्यपालों, संघ क्षेत्रों के उपराज्यपालों या प्रशासकों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति ये सभी नियुक्तियां मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति इन नियुक्त प्राधिकारियों एवं अधिकारियों को पदमुक्त कर सकता है। ये थी भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। इसके बाद कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में अगला बिंदु है विभिन्न आयोगों का गठन। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के आयोगों के गठन की शक्ति भी प्रदान की गई है। वह भारत के राज्य क्षेत्र में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के दशाओं के अन्वेषण करने के लिए, राजभाषा पर प्रतिवेदन देने के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर प्रतिवेदन देने के लिए तथा राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी क्रियाकलापों पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग का गठन कर सकता है। अगला बिंदु है संघ की इकाइयों के शासन पर नियंत्रण। केंद्र शासित क्षेत्रों के शासन का पूरा दायित्व राष्ट्रपति पर होता है। राज्यों की सरकारों को भी राष्ट्रपति भी निर्देश दे सकता है जिन्हें वह संसद द्वारा निर्मित विधियों का पालन करने के लिए, संघ की कार्यपालन संबंधी शक्ति के प्रयोग के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए तथा सामरिक महत्व के राजमार्गों, रेल मार्गों या संचार साधनों की सुरक्षा के हित की दृष्टि से आवश्यक समझे। अगला कार्यपालिका संबंधी और प्रशासन संबंधी शक्तियों का अगला बिंदु है सर्वोच्च सेनापति। राष्ट्रपति भारतीय जल, थल, वायु तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस संबंध में संविधान में व्यवस्था है कि संघ की प्रतिरक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी तथा उसका प्रयोग विधि के द्वारा विनियमित होगा। अगला कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का टॉपिक है राजनयिक शक्तियाँ, जिसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी जाना जाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व, क्योंकि राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संचालन के संबंध में भी अनेक कार्य करता है। वह विदेशों में भारतीय हितों की देखभाल के लिए राजदूतों व अन्य राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है तथा विदेशों में राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से की जाने वाली संधियां भी राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, तथापि उनसे संबंधित वास्तविक कार्य संबंधित मंत्री करता है तथा वे तभी लागू की जा सकती है जब संसद द्वारा कानून समर्थन कर दिया जाए। कार्यपालिका व प्रशासन संबंधी शक्तियों का अगला चरण है राज्य प्रशासन के अधीक्षक, नियंत्रक और निर्देशक के रूप में कार्य। देखिए, राष्ट्रपति
राज्य प्रशासन के अधीक्षक, नियंत्रक और निर्देशन के रूप में कार्य करता है। वह राज्य प्रशासन के संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश दे सकता है तथा उन्हें राष्ट्रीय और सैनिक दृष्टिकोण से संचार साधनों को बनाए रखने के लिए कह सकता है। राज्य के परस्पर विवादों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्य परिषदों का निर्माण कर सकता है। यदि कोई राज्य राष्ट्रपति के आदेशों की उल्लंघना करता है तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले सकता है और वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का हमने अध्ययन किया। उसके बाद दूसरा कार्य या शक्तियां हैं व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां या अधिकार। देखिए, राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि व्यवस्थापन संबंधी संसद का कार्य तभी पूरा होता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। व्यवस्थापन के क्षेत्र में उसके कार्य और अधिकार इस प्रकार है। संसद के अधिवेशनों की व्यवस्था। देखिए, संसद के अधिवेशनों को बुलाना, उन्हें स्थगित करना तथा उनका सत्तावसान करना राष्ट्रपति का कार्य है। वह लोकसभा का विघटन कर सकता है। प्रतिवर्ष संसद के अधिवेशन के आरंभ में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण देता है, जिसमें वह शासन की नीति व उसके कार्यक्रम की घोषणा करता है। वह संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है तथा उसमें अलग अलग भी भाषण दे सकता है। उसके द्वारा भेजे गए संदेशों और उसके भाषणों पर सदनों द्वारा विचार विमर्श किया जाना आवश्यक समझा जाता है। किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है। इसी में दूसरा जो इसका चरण है कि संसद के सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही लिए कुछ सदस्यों का मनोनयन का अधिकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार वह राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को नियुक्त करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशिष्ट योग्यता प्राप्त हो। और संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में अधिक से अधिक 2 सदस्य आंग्ल समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। यदि वो देखे कि उस संप्रदाय के लोगों को लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो 2 एंग्लो इंडियन संप्रदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग। आर्टिकल 111 के अनुसार संसद द्वारा पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही कानून बन सकते हैं। राष्ट्रपति को किसी विधेयक को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या संशोधनों सहित पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार है। यदि संसद के दोनों सदन विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता। अगला चरण है इस विधायी शक्तियों का। जेवी निषेधाधिकार, इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कर अनुमति के लिए भेजे गए विधेयक पर न तो अनुमति देता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है, तब यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने जेवी वीटो का प्रयोग किया है। इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में किया। राष्ट्रपति ने न तो इस पर अपनी अनुमति दी और न इसे संसद में पुनर्विचार के लिए भेजा। विधायी शक्तियों का अगला पॉइंट है, अगला चरण है अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के अधिवेशन न होने के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। इन अध्यादेशों की मान्यता संसद के कानूनों जैसी होती है।
या अध्यादेश जारी होने के बाद होने वाले संसद के अधिवेशन के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक रहते हैं, 6 सप्ताह तक लागू रहते हैं। किंतु यदि संसद चाहे तो उन्हें उस समय से पूर्व भी समाप्त कर सकती है। ऐसे अध्यादेश उन्हीं विषयों के संबंध में जारी किए जा सकते हैं जिनके संबंध में विधि निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। अगला बिंदु है राज्यों के व्यवस्थापन का नियंत्रण। देखिए, विधायी संबंधी शक्तियों की लास्ट स्टेज है, लास्ट बिंदु है राज्यों और प्रदेशों के क्षेत्रफल, सीमा एवं नामों में परिवर्तन और अंतर्राज्यीय संबंधी व्यापार संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि राज्य विधानमंडल कोई ऐसा विधेयक पारित करता है जिससे उच्च न्यायालय की आधिकारिकता प्रभावित होती है तो राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देगा और उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर देगा। विद्यार्थियों, ये राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य का दूसरा पॉइंट था। अब हम वित्त संबंधी कार्य और अधिकारों का अध्ययन करेंगे। भारतीय वित्त के संबंध में राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं जो इस प्रकार है। बजट का प्रस्तुतिकरण। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद की स्वीकृति के लिए बजट प्रस्तुत करना राष्ट्रपति का कार्य है। दूसरा है वित्त से संबंधित वित्त विधेयक तथा अनुदान की मांगों के प्रस्तुतिकरण की स्वीकृति। कोई भी वित्त विधेयक अथवा अनुदान की मांग राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अगली वित्त संबंधी शक्ति है आकस्मिक निधि का नियंत्रण। राष्ट्रपति का नियंत्रण आकस्मिक निधि पर भी रहता है। वह इस निधि में से संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना भी धन के व्यय की स्वीकृति दे सकता है, यद्यपि बाद में उसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। और वित्त संबंधी शक्तियों में एक अगला पॉइंट है भारत की संचित निधि संबंधी व्यवस्था। संचित निधि किस प्रकार रखी जाए, उसमें कौन सा धन जमा किया जाए या निकाला जाए, इन तथा ऐसे ही अन्य विषयों के संबंध में राष्ट्रपति को नियम बनाने का अधिकार है यदि संसद द्वारा इस संबंध में कोई नियम न बनाए गए हों। वित्तीय संबंधी शक्तियों का जो एक लास्ट पॉइंट है वित्त आयोग की नियुक्ति। राष्ट्रपति उस वित्त आयोग की नियुक्ति भी करता है जो संघ और राज्यों के बीच करों की आय के वितरण का निर्धारण और वित्तीय व्यवस्था को दृढ़ बनाने के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें करनी पड़ती है। अगला बिंदु है राष्ट्रपति की शक्ति व कार्यों का फोर्थ पॉइंट है न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां व अधिकार भी संविधान प्रदान करता है। क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमादान दे सके। न्यायालयों द्वारा दंडित व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने, दंड को कम करने या दंड को बदलने की शक्ति प्राप्त है। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति 3 प्रकार से कर सकता है। उन सभी मामलों में जहाँ दंड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, उन सभी मामलों में जहाँ दंड ऐसे अपराधों के लिए दिया गया हो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं, और उन सभी मामलों के लिए जिनमें मृत्युदंड मिला हो, राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्ति का राज्यों के राज्यपालों और सैनिक न्यायालयों के सैनिक अधिकारियों को क्षमादान संबंधी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के परामर्श से
करेगा। दूसरा इसमें एक बिंदु है, उच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि का कोई सार्वजनिक प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, तो ऐसी प्रकृति का और व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है। राष्ट्रपति ऐसे दिए गए परामर्श को स्वविवेक अनुसार स्वीकृति कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं है, और साथ ही उच्चतम न्यायालय को भी ये अधिकार है, यदि अनुच्छेद 143 के अधीन उससे पूछा गया प्रश्न अनावश्यक, तो वह उसका उत्तर देने से मना भी कर सकता है। एक और पॉइंट है, फिफ्थ, शक्ति व अधिकारों में राज्यों से संबंधित अधिकार एवं शक्तियाँ। देखिए, राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय कार्यपालिका का उन समस्त भारतीय संघ का प्रधान है, और राष्ट्रपति को भारतीय संघ के सभी राज्यों व सभी संघीय क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। ये भारत के राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का हमने अध्ययन किया विद्यार्थियों। बहुत संक्षिप्त मैंने आपको बताया है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सभी को ये वीडियो और ये कंटेंट देख के आपको ये निश्चित समझ में आएगा। धन्यवाद सभी को। भैया, ओ भाई, ले अब कल बनाऊंगा। अब तो थोड़ा पड़ गया, थक गया मैं, 1 घंटा हो गया। अब शाम को बनाऊंगा। 1